हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, आज इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसकी कुछ एक डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स किए थे। डेफिनेशंस थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं उनको। पॉलिनोमियल क्या है, जनरल इक्वेशंस क्या होती है, ये की थी हमने। उसके बाद हमारे पास था कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशंस क्या होती है, और फिर उसके बाद रूट्स ऑफ इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हमने पढ़ा था। और कुछ एक एग्जांपल्स किए थे उन्हीं से रिलेटेड। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आगे आता है, साथ ही हमने उसके अंदर डिवीज़न एल्गोरिथम भी किया था, जिसके अंदर हमारे पास क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये वैल्यूज़ आती हैं। आज हमारे पास आता है मेथड सिंथेटिक डिवीज़न। एक सिंपल डिवीज़न मेथड है। वो मेथड स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथी भी पड़ता है और उसमें टाइमिंग भी ज़्यादा लगती है। इसके साथ ये जो हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न मेथड है, बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि सिंपल मेथड है। कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है, उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसके फैक्टर फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है सिंथेटिक डिवीज़न। तो आज हम सिंथेटिक डिवीज़न मेथड्स, कोई भी हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं, उसके फैक्टर हैं या फिर रूट्स दे रखे हैं, तो वो रूट्स हम उससे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो हम आज सोल्व करके बताते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल है डिवाइड। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है बाय x-2। इसको हम यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न अप्लाई करके इसको हम देखेंगे कि ये इसको डिवाइड करती है। तो देखो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक डिवीज़न में क्या होता है, जो भी हमारे पास इक्वेशंस हैं उसके कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे। जैसे x³ का कोफिशिएंट्स 2 है, x² यहाँ पे नहीं है तो उसका हम 0 लिख के चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है x के साथ -6 है और ये कांस्टेंट टर्म, ये हमारे पास 23 है। x-2 हमारे पास हमारे पास इसका एक फैक्टर कह रहा है ये। तो अगर x-2 इसका फैक्टर है तो x = ये जो 2 है इसका एक मल्टीप्लायर होगा। और सिंथेटिक डिवीज़न में हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ये जो वैल्यू है 2 एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास x = 2 मल्टीप्लायर्स है, इसको या 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये 2 है, 2 को फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 आ जाता है। 4 आने के बाद दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 27 आ गया। x-2 से हमने इसको डिवाइड करके देखा है। अगर ये इसका फैक्टर होता तो ये हमारे पास जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसका रिमाइंडर होगी। अगर यहाँ पे ये इसका फैक्टर होता तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती। और अगर यहाँ पे ये इसका फैक्टर नहीं है, मीन्स ये हमारे पास इस इक्वेशन का रूट्स नहीं है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 के अलावा और कुछ होगी। अगर ये इसका रूट्स x = 2 इसका रूट होता या फिर x-2 इसका फैक्टर होता तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0 आती। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सिंथेटिक डिवीज़न में यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये रिमाइंडर है, और ये जो वैल्यू है इससे हम इक्वेशन बनाएंगे 2x² + 4x + 2। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये Q(x) इज क्वोशिएंट। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्वोशिएंट आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जब हम आगे, तो यहाँ पे ये जो मेथड है ये इसका सिंथेटिक डिवीज़न मेथड है। सिंथेटिक डिवीज़न मेथड में कोई भी अगर हमारे पास रूट्स दे रखा है या फैक्टर दे रखा है, वो उससे डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसका प्रोसेस ये है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स, इसको हम क्यू ऑफ एक्स लिखेंगे। एंड ये जो वैल्यू है आर ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 27 है। तो एफ, अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स मान के चलें तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये अगर हम जी ऑफ एक्स माने, जी ऑफ एक्स, यहाँ पे इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इनटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, या फिर स्मॉल आर एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड है। जब हम एफ ऑफ एक्स, ये है हमारे पास जी ऑफ एक्स को से डिवाइड करते हैं एफ ऑफ एक्स को, तो क्यूसेंट ये होगा और प्लस में रिमाइंडर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक मेथड, यही सिंथेटिक डिवीजन जो मेथड है उसी से ही एक क्वेश्चन हम और करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसके रूट्स दे रखे हैं, 2 रूट्स इसमें दिए गए हैं और रूट्स सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करके हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसमें देखो स्टूडेंट्स, सोल्व द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है, 2 रूट्स बीइंग 2 and 8, 2 and 8 इसके 2 रूट्स दे रखे हैं, और रूट्स हम इसको देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट होंगे। तो अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न, यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखेंगे सभी वेरिएबल्स जो x है उसके, यहाँ पे 1 है, -20, 140, ये -400, 384, 2 and 8, ये स्टूडेंट्स इसके रूट्स हैं। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है एज इट इज आएगी, स्टार्टिंग वैल्यूज़ को हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो गया, माइनस का 18, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36, ऐड करेंगे इसमें, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 3 बच गया, ये 0 और ये 1, तो ये प्लस का 104 आ गया। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8, 0 और 2, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आएगी, 10 में से 8, हम 10 में से 8 को माइनस करेंगे, ये 2 हो गया, यहाँ पे 9 और ये 3, ये माइनस की 192 वैल्यू आ गई। अब फिर 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, 8 और 3, ये माइनस का है। अब 384 प्लस और माइनस का है तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। 0 आने का मतलब है कि ये हमारे पास जो 2 है ये इसका रूट है। इसके बाद स्टूडेंट्स 8 भी यहाँ पे एक इसका रूट दे रखा है, तो सेकेंड टाइम फिर हम इस पे सिंथेटिक डिवीज़न अप्लाई करेंगे। 1 एज इट इज़, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, माइनस का ऐड करेंगे तो ये माइनस का 10, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 10 से तो माइनस का 80 हो जाएगा, और 4 और इसके अंदर से 24, ये टोटल वैल्यू आ गई 24, और ये हमारे पास प्लस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 24 से तो ये आ जाएगा 192, ये हमारे पास प्लस का रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू माइनस की है तो यहाँ पे भी 0, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास जो रिमाइंडर है दोनों में 0 आया है। ये यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है तो जो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम बनाएंगे Q ऑफ x, जो इसका क्यूशेंट है वो क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0। जो भी हमारे पास एक इक्वेशन है Q ऑफ x। तो अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर 4 है तो इसके रूट्स हमारे पास 4 होंगे। एक ये थ्योरम है स्टूडेंट्स हमारे पास कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल टू 0 और अगर उसकी पावर हमारे पास ये वो इक्वेशन n डिग्री की है, मीन्स x की पावर n, अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो उसके हमारे पास n रूट्स होंगे और
कभी भी उसके n+1 रूट्स नहीं होंगे, ना ही n-1। तो जितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल है हमारे पास उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिग्री की है ये इक्वेशन है, यहाँ पे 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स हैं वो 4 आएंगे। 2 रूट्स हैं हमारे पास 2 और 8। स्टूडेंट्स 2 रूट्स हैं, 2 हम इससे निकाल लेंगे जो क्वोशिएंट है इससे। तो इसके फैक्टर देखो क्या बनते हैं, x का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए प्लस का, और ऐड करें तो उनको माइनस का 10 आना चाहिए। तो ये माइनस का 4x और माइनस का 6x और प्लस में 24 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस का 4 माइनस का यहाँ से 6 कॉमन, तो x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x माइनस का 6 इक्वल टू 0 एंड इक्विवेलेंट करेंगे 0 के तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ और आ गई 4 और 6। तो यहाँ पे जो इसके रूट्स आएंगे वो हो गए 2, 8, 4 एंड 6। ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है स्टूडेंट्स, एवरी पॉलिनोमियल, जो हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो दे रखी है, इसके अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये हमारे पास, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज़ एट लीस्ट 1 रूट्स। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसकी जो डिग्री है n हमारे पास या तो 1 के इक्वल होगी या फिर उससे अगर बड़ी है, इस तरह की कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या फिर उससे बड़ी है, तो उसके अंदर हमारे पास कम से कम 1 रूट्स होगा। वो रूट हमारे पास रियल या फिर इमेजनरी किसी भी तरह का होगा, लेकिन हमारे पास उस पॉलिनोमियल का कम से कम पॉलिनोमियल इक्वेशन का 1 रूट जरूर आएगा। अगर n इक्वल टू 1 है तो हमारे पास 1 रूट होगा, n इक्वल टू 2 है तो 2 रूट्स। इस तरह से अप टू सो ऑन उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा, जो n है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉलिनोमियल के रूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, इसके हम ओनली स्टेटमेंट्स रिमाइंड करवा रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है नेक्स्ट एक थ्योरम करेंगे हम यहाँ पे, इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्वेश्चंस उसके बेस पे करेंगे उसके लिए भी। तो थ्योरम देखो स्टूडेंट्स वो हमारे पास आती है देखो स्टूडेंट्स, थ्योरम है इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। थ्योरम in an equation with real coefficients imaginary root occur in conjugate pair। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक थ्योरम है। इसमें ये है कि कोई भी अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर रियल कोफिशिएंट है, इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट इमेजनरी रूट्स अक्कर इज, उसके अंदर अगर इमेजनरी रूट्स उस इक्वेशन के आते हैं तो वो जो इमेजनरी रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा ये भी उसका रूट होगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है इसके ऊपर ये इस तरह का साइन अगर हम लगाते हैं तो उसका कॉन्जुगेट, और उस कॉन्जुगेट लगाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो
रूट आएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस का आयोटा बीटा। तो हमें ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फ़ा माइनस का आयोटा बीटा भी रूट होगा इक्वेशन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हम लेके चल रहे हैं अल्फ़ा, जो जनरल इक्वेशन है हमारी, लेट प्रूफ करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन ऑफ एन डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम मान के चल रहे हैं कि जो इसका एक रूट है, इमेजिनरी रूट्स, वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। एंड लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर स्टूडेंट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है, इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0, उसके अंदर हम अगर अल्फा प्लस का आयोटा बीटा रखें, मीन्स एफ ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर ये लेके चलेंगे कि अल्फा माइनस का आयोटा बीटा है वो भी इसका रूट होगा। लेट अल्फा माइनस, अब हमें प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव अल्फा माइनस आयोटा बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट होगा। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसका, और अगर हमारे पास वी हैव टू प्रूव दैट ये अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसका रूट है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है, अल्फा माइनस का आयोटा बीटा हमें इसको प्रूव करना है। अगर ये इसका रूट होगा तो उसके लिए जो कोरोस्पोंडिंग फैक्टर है वो क्या होंगे, देयरफॉर द कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर for this equation are हमारे पास x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा एंड x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये हमारे पास इस इक्वेशन के दो फैक्टर होंगे इन रूट्स के कोरस्पॉन्डिंग, और ये इस पोलिनोमियल को, जो हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन होगी एफ ऑफ एक्स, उसको सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा माइनस का आयोटा बीटा है एंड x माइनस अल्फा प्लस का आयोटा बीटा, जब हम एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे इनसे, तो हमारे पास क्या आएगा, वी हैव एक तो Q ऑफ एक्स होगा, Q ऑफ एक्स इसका क्यूशेंट आएगा, Q ऑफ एक्स इज क्यूशेंट, Q ऑफ एक्स इज क्यूशेंट, एंड R ऑफ एक्स होगा वो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, एंड R ऑफ एक्स इज रिमाइंडर। और जो R ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स वो हमारे पास एक लीनियर फॉर्म में होगा, तो उसको हम इस तरह से मान के चलेंगे आर एक्स प्लस में आर डैश, ये हम एक फॉर्म मान लेंगे जो हमारे पास एक रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर इसका आता है तो या तो ये आएगा या फिर वो इस पोलिनोमियल को अगर ये सेटिस्फाई करते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन को, अदरवाइज 0 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जब हम ये देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
जी एक्स इंटू में जो हम इससे डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा एंड एक्स माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस में आर एक्स, जो भी है हमारे पास रिमाइंडर होगा, हम यहाँ पे रिमाइंडर ये वैल्यू मान के चल रहे हैं आर एक्स प्लस में आर डैश, आर एक्स प्लस में आर डैश, ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अकॉर्डिंग टू अगर अल्फा प्लस में आयोटा बीटा इसका रूट है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ अल्फा प्लस में आयोटा बीटा इक्वल टू में यहाँ पे एफ ऑफ, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे एक्स की जगह पे अल्फा प्लस में आयोटा बीटा, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस का आयोटा बीटा है इसके अंदर, तो ये कंप्लीट इसको जीरो बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा आर एक्स की जगह पे यहाँ पे अल्फा प्लस में आयोटा बीटा एंड आर डैश प्लस में। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था अल्फा प्लस आयोटा बीटा हम इसका रूट मान के चले थे, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस में आयोटा बीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 आती है अगर ये इसका रूट है तो देयरफॉर ये जो हमारे पास एफ ऑफ अल्फा प्लस में आयोटा बीटा है इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो आर अल्फा प्लस में आयोटा बीटा प्लस में आर डैश इक्वल टू हमारे पास 0 आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे हम करते हैं इसमें, देखो ये है हमारे पास आर अल्फा प्लस में आयोटा बीटा प्लस में आर डैश इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो आर अल्फा प्लस में आर आयोटा बीटा प्लस में आर डैश। अब इसके अंदर रियल टर्म्स एक साइड करेंगे, इमेजिनरी टर्म्स को हम एक साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे आर अल्फा प्लस में आर डैश प्लस में आयोटा बीटा आर इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट करेंगे इसके 0 के इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, आर अल्फा प्लस में आर डैश इक्वल टू 0 एंड बीटा आर इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो बीटा है उसको हम 0 कभी भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो हमारे पास हम रूट्स मान के चले हैं अल्फ़ा प्लस में आयोटा बीटा, अगर हम इसी को वहाँ पे 0 मान लेंगे तो यहाँ पे भी वो 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा, तो इस पोलिनोमियल इक्वेशन का रूट है वो रियल हो जाएगा, इमेजिनरी रूट ही नहीं बचेगा। इसलिए अगर यहाँ पे हम बीटा को नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख भी लेंगे बीटा है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। बीटा को अगर हम यहाँ पे 0 मान के कर देंगे तो ये हमारे पास जो रूट है वो हमें इमेजिनरी दिखाना है, इमेजिनरी और उसका कॉन्जुगेट पेयर उसका रूट्स दिखाना है, तो बीटा को हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स देयरफॉर बीटा not equal to 0 because if we take beta equal to 0 then roots are no longer be imaginary, तो जो रूट्स हैं वो हमारे पास इमेजिनरी बचेगा ही नहीं। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, आर 0 होगा, बीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, आर 0 क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 आ रही है, तो इसमें कम से कम एक वैल्यू तो 0 होगी तभी हमारे पास 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने आर को 0 ले लिया, बीटा को 0 नहीं ले सकते। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आर 0 है तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसके अंदर भी आर 0 होगा, और यहाँ पे आर 0 है तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज आर डैश इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 0 है, ये वैल्यू पहले से ही 0 है, आर डैश का बच गया यहाँ पे, तो आर डैश भी क्या होगा 0 होगा, तभी इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स आर भी हमारे पास 0 है, आर डैश भी 0 है, और जो रिमाइंडर था हमारे पास आर एक्स इक्वल टू में ये हम मान के चले थे आर एक्स प्लस में आर डैश, तो यहाँ पे आर भी 0 है, आर एक्स भी 0 है,
आर भी जीरो, आर डैश भी जीरो है, तो ये हमारे पास कंप्लीट जीरो हो गया। रिमाइंडर अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है अल्फा प्लस में आयोटा बीटा और अल्फा माइनस का आयोटा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तभी अगर वो दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ही रिमाइंडर हमारे पास जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा। देयरफॉर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। और अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा उसका रूट है तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल का कंजुगेट पेयर में उसके रूट्स होंगे, तो अल्फा माइनस का आयोटा बीटा भी इसका रूट्स होगा। ये हमने प्रूव कर दिया, हम लेट करके चले थे और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। हैंस अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर उसका रूट है तो वो रूट हमारे पास कंजुगेट पेयर में होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को। थैंक यू।